Hello, dear bankers. I Purva welcome you all to this EduTabs platform. So, if you are preparing for CIB December 2026, this series CIB on the go is a perfect series for you. Because यहाँ पर कंटेंट कवरेज इस तरीके से की जा रही है कि आपके सिलेबस के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो हैं उन्हें कवर किया जाए. तो अगर आप इस सीरीज के कंटेंट्स को फॉलो करते हैं, रिवीजन करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, तो आपको CIB को क्वालिफाई करने में काफ़ी हेल्प मिलेगी. ठीक है ना. टुडे वी आर ऑन ABFM's लेक्चर नंबर 7, जो कि हम स्टाफिंग से रिलेटेड रखेंगे. आज हम मैनेजमेंट के थर्ड फंक्शन को डिस्कस करेंगे. हम ऑलरेडी प्लानिंग और ऑर्गेनाइजिंग की बात कर चुके हैं. आज हम स्टाफिंग से रिलेटेड जो है डिस्कशन करेंगे. अब एग्जाम प्रिपरेशन के लिए देखिए, कंटेंट कवरेज के साथ साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एनालिसिस काफ़ी इंपॉर्टेंट है. बिकॉज दैट गिव्स यू एन इनसाइट कि किस तरीके के क्वेश्चंस पेपर में आते हैं, कैसे आपको किन टॉपिक्स पर फोकस करना है, कैसे आपको पढ़ाई करनी है, थोड़ा एक अंदाज़ा लग जाता है पेपर का. सो अब CIB के PYQs कहाँ से मिलेंगे? सो फॉर दैट वी हैव प्रिपेयर्ड ई बुक. आपको क्या करना है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर क्लिक करना है और जैसे ही आप उस लिंक पर क्लिक करेंगे आप इस पेज पर लैंड करेंगे. तो यहाँ पर आपको इस ई बुक में क्या क्या मिलेगा? यू विल फाइंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, यू विल फाइंड द सॉल्व्ड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस विद द आंसर्स कीज, MCQs मिलेंगे प्रैक्टिस के लिए और डिटेल्ड सिलेबस आपको इसी ई बुक में मिलेगा एंड दैट टू फ्री ऑफ कॉस्ट. तो आपको करना क्या है, कुछ डिटेल्स को फिल आउट करना है और डाउनलोड पर क्लिक करना है. ये ई बुक आपकी डिवाइस में आ जाएगी, चाहे वो लैपटॉप हो चाहे वो मोबाइल हो, और आप इसको अच्छे से यूज़ कीजिए. अपनी पढ़ाई में इस ई बुक का यूटिलाइजेशन कीजिए. ठीक है ना. सो कमिंग बैक टू द सेशन, स्टाफिंग को हम आज डिस्कस करने वाले हैं. सो लेट्स स्टार्ट विद व्हाट इज स्टाफिंग. स्टाफिंग है क्या? स्टाफिंग का मतलब है नए पर्सन्स को अपने पास एक्वायर करना, उनको डेवलप करना, उन्हें इवैल्यूएट करना और उन्हें अपनी ऑर्गेनाइजेशन में रिटेन कर कर रखना. ये सारी चीज़ें क्या हैं, स्टाफिंग के अंदर आती हैं. देखिए, हमने अभी तक बात की कि प्लानिंग में क्या होता है कि प्लानिंग ये बताती है कि क्या करना है ना. ऑर्गेनाइजिंग हमें ये बताती है कि कैसे करना है. स्टाफिंग हमें ये बताएगी कि कौन करेगा. ठीक है ना. तो स्टाफिंग हमें ये बताएगी कि इस काम को या कोई भी पर्टिकुलर जो काम है उसे कौन पर्सन करेगा, है ना. जैसे मान लो SBI ने एक ब्रांच ओपन करनी है. ब्रांच ओपन करने के लिए बिल्डिंग रेडी है, फर्नीचर रेडी है, IT सिस्टम्स सब कुछ रेडी है ना. लेकिन हमारे पास एम्प्लॉयज़ ही नहीं है. अगर हमारे पास एम्प्लॉयज़ नहीं है तो क्या ब्रांच चल पाएगी? बिल्कुल भी नहीं चल पाएगी. सो सिर्फ ऑर्गेनाइजेशन का स्टेप करने से आपका काम नहीं चलेगा. यू हैव टू हायर द स्टाफ. आपको ऐसे स्टाफ को हायर करना है जो कि बिल्कुल सही हो अपनी पोजीशन के लिए, और आपको उनको ट्रेन भी करना है ताकि जैसे जैसे ऑर्गेनाइजेशन ग्रो हो आपके स्टाफ की भी ग्रोथ हो, उनकी भी नॉलेज डेवलपमेंट हो, है ना. तो स्टाफिंग का मतलब सिर्फ और सिर्फ एम्प्लॉय की हायरिंग तक रिस्ट्रिक्टेड नहीं है. स्टाफिंग एक्सटेंड्स to training the employee, staffing extends to even retaining the employee within the organization. ठीक है ना. सो स्टाफिंग क्या है? स्टाफिंग में हम लोग पहले पर्सन्स को ढूंढते हैं. वी आर फाइंडिंग द पीपल, वी आर फाइंडिंग द पोटेंशियल कैंडिडेट्स फॉर द ऑर्गेनाइजेशन. फिर जब हम कैंडिडेट्स को ढूंढते हैं, एक रिक्रूटमेंट ड्राइव चलती है, हम उसे भी आज डिस्कस करेंगे. सो लोगों को ढूंढने के बाद आप उनमें से एक बेस्ट पर्सन को चूज करते हो इवैल्यूएशन के बेसिस पर, उनकी क्वालिफिकेशन के बेसिस पर, उनकी नॉलेज के बेसिस पर और आपकी जॉब रिक्वायरमेंट के बेसिस पर, है ना, कि आपको किस तरीके का कैंडिडेट चाहिए. तो आपसे एक सुटेबल कैंडिडेट को अपने पास सिलेक्ट करते हो. देन आप उस कैंडिडेट की ट्रेनिंग और डेवलपमेंट करवाते हो, यानी उसकी नॉलेज डेवलपमेंट, स्किल डेवलपमेंट, हर चीज़ पे काम करती है एक ऑर्गेनाइजेशन. फिर उस परफॉर्मेंस को इवैल्यूएट किया जाता है, उस परफॉर्मेंस के ऊपर फीडबैक्स दिए जाते हैं कि किस तरीके से आपका जो है काम आपका चल रहा है. पॉजिटिव नेगेटिव फीडबैक्स के थ्रू एम्प्लॉय को इम्प्रूव किया जाता है एंड देन फ्यूचर लीडर्स जो हैं वो बिल्ड किए जाते हैं. सो स्टाफिंग का मतलब सिर्फ और सिर्फ लोगों को ढूंढना नहीं है. ठीक है ना. इट एक्सटेंड्स बियॉन्ड दैट फाइंडिंग और हायरिंग समवन इन योर ऑर्गेनाइजेशन. अब स्टाफिंग की जरूरत क्यों है? देखो, एक एग्जांपल से समझते हैं. मान लो मैंने 2 एम्प्लॉयज़ हायर किए. ठीक है ना. 2 एम्प्लॉयज़ हायर किए और दोनों एम्प्लॉयज़ में क्या हुआ, एक एम्प्लॉय ऐसा है जिसको उसकी स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग हायर किया गया और दूसरा एम्प्लॉय ऐसा है जिसको उसकी स्ट्रेंथ के से बिल्कुल अलग टाइप का रोल दे दिया. ठीक है. इन दोनों में से परफॉर्मेंस किसकी बेटर होगी? ऑब्वियसली फर्स्ट एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस बेटर होगी, बिकॉज आपने
उसको उसकी स्ट्रेंथ के हिसाब से अपॉइंट किया है ना। तो यानी कि स्टाफिंग का मतलब क्या है, राइट पीपल एट राइट पोजीशन जो है वो हायर होने चाहिए। सही पर्सन सही पोजीशन पर आपको हायर करना है, ठीक है ना। तो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का सक्सेस जो है इट डज नॉट डिपेंड कि उसके पास स्टाफ कितना है, उसके पास सही पर्सन सही रोल पर अगर अपॉइंटेड है तो वो ऑर्गेनाइजेशन ज़रूर सक्सेसफुल होगी, है ना। तो स्टाफिंग के ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या हैं, सबसे पहला ऑब्जेक्टिव हमारे पास क्या आ जाएगा, राइट पर्सन एट द राइट पोजीशन। फिर आप अपने ह्यूमन रिसोर्सेज को डेवलप करो, यानी उनकी स्किल्स उनकी कैपेबिलिटीज़ की डेवलपमेंट पर काम करो। आप उन्हें उनके लिए ऐसी पॉलिसीज़ डेवलप करो कि जिसमें उनकी उनके पर्सनल जो है ग्रोथ को भी देखा जाए, है ना। तो प्रमोशंस ट्रांसफर्स और इन सब के प्रोविजंस भी आपको डिस्कस करने पड़ेंगे। फिर आपको उनकी परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करवाना है थ्रू द पॉजिटिव्स एंड द नेगेटिव फीडबैक्स। अगर वो काम ठीक से नहीं कर रहे हैं तो उन्हें फीडबैक दो, अगर वो काम अच्छा कर रहे हैं तो उन्हें मोटिवेट करो, है ना। सो ये भी आपका स्टाफिंग के अंदर ही आएगा। उसके बाद एक हेल्दी एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप्स जो हैं वो आपको डेवलप करने हैं। एम्प्लॉय आपका सेटिस्फाई होना चाहिए विद द ऑर्गेनाइजेशन, यानी उसकी जो भी आप एक उसको जो सैलरी दे रहे हो या और भी जो बेनिफिट्स दे रहे हो वो सब उसके सेटिस्फैक्शन लेवल को अचीव करने चाहिए। एंड आपको एक स्ट्रॉन्ग एम्प्लॉय मोराल बनाकर रखना है। आपका एम्प्लॉय अगर आपको लग रहा है डिससेटिस्फाइड है, सो यू शुड वर्क ऑन इट टू इम्प्रूव और इम्प्रोवाइज द सेटिस्फैक्शन ऑफ द एम्प्लॉयज, है ना। बिकॉज ऑर्गेनाइजेशन की लॉन्ग टर्म ग्रोथ तभी है अगर उसके पास सही एम्प्लॉयज हैं, सेटिस्फाइड एम्प्लॉयज हैं और वो काम अच्छे से करेंगे। तो स्टाफिंग दोनों चीज़ों पर ध्यान दे रहा है, एम्प्लॉय एंड एम्प्लॉयर या एम्प्लॉय एंड ऑर्गेनाइजेशन दोनों की ग्रोथ के ऊपर, ठीक है ना। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ स्टाफिंग। तो कहीं ना कहीं जो भी हमने डिस्कस किया वो इससे सिमिलर ही है कि सही पर्सन सही प्लेस पर हो और ह्यूमन रिसोर्सेज को डेवलप करो, पर्सनल पॉलिसीज, परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करो, हेल्दी एम्प्लॉय रिलेशनशिप्स डेवलप करो, एम्प्लॉय सेटिस्फैक्शन एंड स्ट्रॉन्ग एम्प्लॉय मोराल जो है वो आपको डेवलप करना है, ठीक है ना। सो स्टाफिंग का प्रोसेस किस तरीके से रहेगा, कैसे आपकी स्टाफिंग प्रैक्टिकली जो है वो की जाएगी। सो हमारा जो चैप्टर फ्लो है वो भी कुछ इसी तरीके से है कि सबसे पहले रिक्रूटमेंट की जाती है, यानी कि पहले ये देखा जाता है दैट हाउ मच एम्प्लॉयज आर नीडेड, है ना। हमारे को कितने एम्प्लॉयज की जरूरत है, कितनी पोजीशंस हमारे पास वेकेंट है ना। तो हम पहले रिक्रूटमेंट ड्राइव चलाते हैं जिसमें हम लोग क्या कर रहे हैं कि हम लोग जो है ये देख रहे हैं कि हमें कितने एम्प्लॉयज़ की ज़रूरत है ना। जैसे मान लो कि एक HDFC बैंक है, उसे 200 रिलेशनशिप मैनेजर्स को हायर करना है, तो उसके लिए वो एडवर्टीजमेंट वगैरह निकालेगा। ये क्या है, रिक्रूटमेंट के प्रोसेस है ना। फिर आपके पास एप्लीकेशंस आएंगे, आप उन एप्लीकेशंस को इवेल्युएट कर उनमें से मोस्ट सुटेबल कैंडिडेट को सिलेक्ट कर लोगे। फिर जिस कैंडिडेट को आपने सिलेक्ट किया है, अब आते ही आप उसे एकदम से तो काम दे नहीं दोगे। यू विल फर्स्ट ट्रेन दैट एम्प्लॉय अकॉर्डिंग टू योर ऑर्गेनाइजेशन। अपनी ऑर्गेनाइजेशन के रूल्स रेगुलेशंस के हिसाब से आप उस एम्प्लॉय की ट्रेनिंग करोगे, यानी उसकी नॉलेज स्किल एटीट्यूड्स को डेवलप एनहांस करने की कोशिश करोगे। उसके बाद उसकी परफॉर्मेंस अप्रेजल होगी, यानी उसकी परफॉर्मेंस को इवेल्युएट किया जाएगा। अगेन उसकी परफॉर्मेंस के बेस पर उसे फीडबैक दिए जाएंगे। फिर उसकी प्रमोशन और करियर ग्रोथ, यानी कि उसको जो हाई परफॉर्मर हैं उनको रिकॉग्नाइज किया जाएगा, उन्हें अपॉर्चुनिटी दी जाएगी कि उन्हें प्रमोट कर दिया गया है या उनकी करियर एडवांसमेंट कर दी गई है। एंड देन यू विल फाइंड अ कॉम्पिटेंट एंड अ मोटिवेटेड एम्प्लॉय जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन के सक्सेस के लिए काम करेगा, ठीक है ना। सो दिस इज हाउ द स्टाफिंग प्रोसेस गोज ऑन। अब इन्हीं स्टेप्स को बारी बारी से पढ़ लेते हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं रिक्रूटमेंट की। जैसे अभी हमने बात की कि अगर HDFC जो है वो 200 रिलेशनशिप मैनेजर्स को हायर करना चाहता है तो वो क्या करेगा, वो सबसे पहले एडवर्टीजमेंट निकालेगा। एडवर्टीजमेंट निकालकर जॉब पोर्टल्स जो भी हैं वहाँ पर एडवर्टीजमेंट जो है वो पब्लिश की जाएगी, इनकी खुद की वेबसाइट पर एडवर्टीजमेंट पब्लिश की जाएगी। फिर अब आप जो है एम्प्लॉयज़ को हायर करने के लिए कैंपस प्लेसमेंट कर सकते हो, रेफरल्स आप अपने एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय से मंगवा सकते हो, न्यूज़पेपर एड्स आप दे सकते हो। तो
कैंडिडेट्स को अट्रैक्ट किया जाता है। कैंडिडेट्स को अट्रैक्ट करने का प्रोसेस क्या होता है मेरे लिए, वो मेरे लिए होता है रिक्रूटमेंट, ठीक है ना। प्रोसेस ऑफ अट्रैक्टिंग एंड एनकरेजिंग द सुटेबल कैंडिडेट्स टू अप्लाई फॉर द वेकेंट पोजीशंस इज नोन एज रिक्रूटमेंट, ठीक है ना। तो आपने वो अलग अलग पोर्टल्स, अलग अलग मेथड्स के थ्रू जो है वो उनको अट्रैक्ट करने की कोशिश करी, वो आपको जॉब एप्लीकेशंस देंगे, तो आपके पास जॉब एप्लीकेशंस आ जाएंगी एंड यू विल हैव अ लार्ज पूल ऑफ कैंडिडेट्स जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम करना चाहते हैं, who are interested in working with you, है ना। जो आपको अपना जो भी एप्लीकेशन दे रहे हैं तो दैट पर्सन इज इंटरेस्टेड टू वर्क विद यू। तो रिक्रूटमेंट का मतलब सीधा और सीधा क्या है, सिर्फ और सिर्फ अट्रैक्ट करना, ठीक है ना। रिक्रूटमेंट के बाद हमारा जो स्टेप आता है वो क्या आता है, सिलेक्शन का। अब देखो मेरे पास बहुत सारी एप्लीकेशंस आ गई, अब उन एप्लीकेशंस को फिल्टर किया जाएगा और उनमें से एप्लीकेशंस की स्क्रीनिंग की जाएगी। आपने एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रखा था, लेकिन बहुत सारे एम्प्लॉयज जो हैं वो नॉन एलिजिबल होते हुए भी आपको रिक्वेस्ट, आपको एप्लीकेशन भेज देते हैं। सो यू विल रिजेक्ट दोज एप्लीकेशंस, है ना। जो भी मतलब आपके पास एप्लीकेशंस ऐसी आई हैं नॉन एलिजिबल कैंडिडेट्स की आई हैं, तो आप उन्हें क्या कर दोगे, रिजेक्ट कर दोगे। फिर आप क्या करोगे, इन एप्लीकेशंस की जब आप स्क्रीनिंग आपने कर ली, रिजेक्ट कर दिया आपने नॉन एलिजिबल को, फिर आप जैसे रिटन टेस्ट करवा सकते हो, इंटरव्यू ले सकते हो। तो ऐसे ऐसे स्टेप्स जो हैं वो परफॉर्म किए जाते हैं, ठीक है ना। आपने रिटन टेस्ट किया जिसमें आपने नॉलेज, एप्टीट्यूड, स्किल्स को चेक किया, फिर आपने उनका इंटरव्यू कंडक्ट किया। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद आपने रेफरेंस, बैकग्राउंड चेक करना बहुत जरूरी है। आप क्या करते हो, आपके पास मान लो 10 एम्प्लॉयज जो हैं वो फिल्टर आउट हो गए। अब 10 एम्प्लॉयज का बैकग्राउंड चेक करोगे कि कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड्स तो नहीं है, उनकी प्रीवियस ऑर्गेनाइजेशंस से बात कर कर आप जो है उनका एक फीडबैक ले सकते हो। फिर उसके बाद उनकी मेडिकल एग्जामिनेशन होगी, दैट इफ दे आर मेडिकली फिट टू डू द पर्टिकुलर काइंड ऑफ जॉब, एंड यू विल फाइंड योर सिलेक्टेड कैंडिडेट। आप एक कैंडिडेट को अपनी रिक्वायरमेंट के लिए क्या कर लोगे, सिलेक्ट कर लोगे, ठीक है ना। सिलेक्शन के बाद हमारे पास क्या आता है, ट्रेनिंग, जिसमें हम एम्प्लॉयज़ की स्किल, कैपेसिटी, नॉलेज को बढ़ाने की कोशिश करते हैं। अब ट्रेनिंग जो है, ट्रेनिंग में आप एम्प्लॉय की नॉलेज, स्किल और एटीट्यूड के ऊपर काम करते हो। सो एक नया एम्प्लॉय अब आपके लिए क्या बन जाता है, दैट न्यू एम्प्लॉय बिकम्स अ कॉम्पिटेंट एम्प्लॉय फॉर यू, एंड अ कॉम्पिटेंट एम्प्लॉय विल प्रोवाइड अ बेटर परफॉर्मेंस फॉर द ऑर्गेनाइजेशन। कॉम्पिटेंट एम्प्लॉय जो है उसके आने से आपकी ऑर्गेनाइजेशन की तरक्की जो है वो होनी शुरू हो जाएगी, ठीक है ना। तो क्या लर्निंग पिलर्स हैं हमारे पास ट्रेनिंग के अंदर, नॉलेज, स्किल, एटीट्यूड एंड देन परफॉर्मेंस। सो जो ट्रेनिंग है वो बहुत तरीकों से की जा सकती है। वन टाइप ऑफ ट्रेनिंग इज ऑन द जॉब ट्रेनिंग एंड द अदर इज द ऑफ द जॉब ट्रेनिंग। देखिए ऑन द जॉब ट्रेनिंग का मतलब क्या है, जब आप एक्चुअल जॉब करते हुए सीख रहे हैं, है ना। तो मैं इसको ये कह सकती हूँ लर्निंग बाय डूइंग का जो कंसेप्ट है दैट इज योर ऑन द जॉब ट्रेनिंग, ठीक है ना। तो जैसे जॉब को रोटेट कर देना, यानी आपको, आप पहले एक डिपार्टमेंट में थे, आपको ए डिपार्टमेंट से बी डिपार्टमेंट में भेज दिया गया, तो जब आप ए से बी में शिफ्ट हो जाओगे तो जो बी डिपार्टमेंट है वहां पर आपको सीखना पड़ेगा जाकर पहले उस डिपार्टमेंट का वर्किंग स्टाइल कैसा है, वहां पर क्या क्या काम हो रहे हैं। सो यू विल लर्न वाइल परफॉर्मिंग द जॉब, ठीक है। कोचिंग, मेंटरिंग देना, अप्रेंटिसशिप जो होती है स्टार्टिंग में जॉब के, अंडर स्टडी वगैरह करवाना, वो आपका ऑन द जॉब ट्रेनिंग का पार्ट रहता है ना। वेयर एज एक हमारे पास ट्रेनिंग होती है ऑफ द जॉब ट्रेनिंग। यहाँ पर क्या होता है, एक एनवायरनमेंट क्रिएट किया जाता है लाइक द एक्चुअल जॉब, और फिर आपको वहाँ पर टीचिंग दी जाती है। जैसे आपको थ्योरेटिकल टीचिंग की गई, कोई क्लासरूम टीचिंग, वर्कशॉप, सेमिनार्स वगैरह कंडक्ट करवाए गए, वो आपके लिए ऑफ द जॉब ट्रेनिंग है। सो अगर आपको मान लो जैसे बैंक में रिक्रूट कर लिया गया, आपको बैंक में सिलेक्ट कर लिया गया फॉर अ जॉब, और आपको बैंक में सिलेक्ट करने के बाद आपको वहाँ पर ट्रेनिंग जो दी गई दैट इज ऑन द जॉब ट्रेनिंग। लेकिन अगर आपको बैंक में सिलेक्ट कर लिया और उसके बाद आपको 1 महीने के लिए कोई वर्कशॉप, सेमिनार के लिए भेज दिया गया कहीं बाहर, तो वो आपके लिए, जो आपकी ओरिजिनल वर्किंग लोकेशन से बाहर, तो वो आपके लिए क्या है, वो आपके लिए ऑन ऑफ द जॉब ट्रेनिंग होगी, ठीक है ना। तो आपको यहाँ पर सिमुलेशन रोल प्ले के थ्रू समझाया जाता है विदाउट मतलब एंगेजिंग यू इन द एक्चुअल वर्क एनवायरनमेंट, ठीक है ना। अब ट्रेनिंग के बाद हम बात करते हैं परफॉर्मेंस अप्रेजल की, क्योंकि हमने इस लेक्चर की स्टार्टिंग में ही पढ़ा कि स्टाफिंग का मतलब ये नहीं है कि आपने सिर्फ एम्प्लॉय को हायर कर लेना है। आपने एम्प्लॉय को जब हायर कर कर सिलेक्ट किया तो आप उसकी ट्रेनिंग पर काम करोगे, जो अभी हमने डिस्कस किया। उसके बाद आप उसकी परफॉर्मेंस को भी अप्रेज कर कर चलोगे, यानी आप एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस को इवैल्यूएट करोगे
और उसे फिर फीडबैक दोगे ताकि एम्प्लॉय की और ऑर्गेनाइजेशन दोनों की फ्यूचर ग्रोथ हो सके। ठीक है ना। तो आपने एक एम्प्लॉय को असाइन ड्यूटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी दी, उसने उस ड्यूटी उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को परफॉर्म किया, फिर आप उसकी परफॉर्मेंस को इवैल्यूएट करते हो अपने स्टैंडर्ड्स के बेसिस पर, अपने टारगेट्स के बेसिस पर, अपनी ऑर्गेनाइजेशन की कॉम्पिटेंसी के बेसिस पर आप उस परफॉर्मेंस को क्या करते हो, इवैल्यूएट करते हो। इवैल्यूएट करने के बाद आप उस परफॉर्मेंस के ऊपर एक फीडबैक जनरेट करते हो कि उसमें क्या क्या चीज़ें अच्छी थी, कौन से एरियाज में इंप्रूवमेंट की रिक्वायरमेंट थी। फिर अगर उनका काम अच्छा होता है या आपके सेटिस्फैक्ट्री लेवल तक होता है तो आप उन्हें रिवॉर्ड्स, प्रमोशन देते हो, एंड इन केस वो सेटिस्फैक्ट्री लेवल तक नहीं होता तो आप उन्हें फीडबैक देते हो फॉर इम्प्रूवमेंट। और फिर एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस जो है वो धीरे धीरे जो है फीडबैक्स के थ्रू इम्प्रूव हो जाती है। दिस इज अ कॉन्टिन्यूस साइकिल दैट कीप्स ऑन गोइंग, है ना। ऐसा नहीं है ये एक ही बार की जाती है, ये आपका ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हर एम्प्लॉय को टाइम टू टाइम उसके जो भी मैनेजर्स हैं या जो उसके सुपीरियर्स हैं उसके थ्रू उनकी परफॉर्मेंस को अप्रेज या इवैल्यूएट किया जाता है। ठीक है ना। सो परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन के बाद एक और टॉपिक है हमारे पास SECI मॉडल ऑफ KM, यानी कि नॉलेज मैनेजमेंट का जो मॉडल है उसके बारे में हम एक बात अब और कर लेते हैं। ठीक है ना। नॉलेज मैनेजमेंट से रिलेटेड आपका ये मॉडल है। सो इसके बारे में एक बात कर लेते हैं कि ये जो मॉडल है इसको 4 पार्ट्स में डिवाइड किया गया। नोनाका एंड ताकेउची ने इसको इस्टेब्लिश किया। यहाँ पर इन्होंने क्या बात की, इन्होंने बोला कि नॉलेज जो है उसको आप कन्वर्ट करते ही रहते हो। ठीक है ना। नॉलेज वन टाइम बिल्डिंग कंसेप्ट नहीं है, दैट कीप्स ऑन कन्वर्टिंग। तो आपके पास अलग अलग तरीके हैं जिससे आप नॉलेज को कन्वर्ट कर रहे हो। वन इज सोशलाइजेशन, टैसिट टू टैसिट समझ लो, है ना, जहां पर आप जो है एक्सपीरियंसेस को शेयर करते हो। लाइक आपके मैनेजर ने आपके साथ या आपके किसी पीयर ने आपके साथ जो है अपना एक्सपीरियंस शेयर किया कि ऐसी सिचुएशन में, मतलब एक एक्स सिचुएशन हुई और उसमें उन्होंने इस सिचुएशन को इस तरीके से हैंडल किया। तो थ्रू सोशलाइजेशन, थ्रू हियरिंग अदर पीपल्स एक्सपीरियंस, आपकी नॉलेज भी जो है वो बढ़ती है ना। फिर हमारे पास एक आ जाता है कंसेप्ट एक्सटर्नलाइजेशन का। एक्सटर्नलाइजेशन में क्या होता है, आप उस जो नॉलेज आपको मिली फ्रॉम समवन एल्सज एक्सपीरियंस, आप उस नॉलेज को एक्सप्लिसिट नॉलेज में कन्वर्ट करते हो, यानी आप उसके थ्रू एक डॉक्यूमेंट, गाइडलाइन, प्रोसेसेस को डेवलप करते हो, दैट इज एक्सटर्नलाइजेशन। उसके बाद आप एक्सप्लिसिट नॉलेज को एक्सप्लिसिट नॉलेज में ही कन्वर्ट करते हो, यानी कि आप अलग अलग जो एक्सप्लिसिट नॉलेज है उनको कंबाइन करते हो ताकि एक यूजफुल नॉलेज बन सके। जैसे मान लो किसी का एक्सपीरियंस था, उन्होंने एक्सपीरियंस शेयर किया, उस एक्सपीरियंस को डॉक्यूमेंट कर लिया गया। फिर ऐसे ही मल्टीपल एक्सपीरियंसेस को जब डॉक्यूमेंट किया तो डॉक्यूमेंट्स को कंबाइन कर कर एक पूरी ऑर्गेनाइजेशन के लिए एक वर्क फ्लो बना दिया कि ऐसी सिचुएशंस में आपको इस तरीके से डील कर कर चलना पड़ेगा। ठीक है ना। और फिर इंटरनलाइजेशन, आप उस एक्सप्लिसिट नॉलेज को यूज करते हो, स्टडी करते हो और आप उसके बेसिस पर अपनी जो नई टैसिट नॉलेज है उसे क्रिएट करते हो, अपने तरीके डेवलप करते हो। 100% आप किसी के भी काम को कॉपी नहीं कर सकते हो, है ना। सो व्हाट यू डू कि आप उसके बेसिस पर, जो भी आपने उस काम को देखकर उसे समझा, आप उसके बेसिस पर अपनी नॉलेज डेवलप करते हो और फिर आप उसको अप्लाई कर कर चलते हो। सो दिस इज SECI मॉडल ऑफ नॉलेज मैनेजमेंट। सो दैट वाज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर, और आज के लेक्चर का इन्फोग्राफिक आपके पास ये रहा जिससे आप अपने टॉपिक को रिवाइज कर सकते हो। ठीक है ना। सो क्वेश्चन कर लेते हैं। द SECI मॉडल ऑफ नॉलेज मैनेजमेंट, जो कि आपका उसमें कितने कंपोनेंट्स हैं, 4 कंपोनेंट्स हैं, तो उनके नाम क्या क्या है, उनके नाम है सोशलाइजेशन, एक्सटर्नलाइजेशन, कम्बिनेशन एंड इंटरनलाइजेशन। तो आपके पास ऑप्शन भी करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द 3 प्राइमरी फेसेट्स ऑफ स्टाफिंग। स्टाफिंग की 3 प्राइमरी फेसेट्स क्या हैं? दीज आर रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन एंड ट्रेनिंग। तो ऑप्शन बी यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर रहेगा। Question number 3, consider the following statement regarding the nature and features of staffing. Staffing is an all-pervasive function relevant in both the profit and non-profit business. तो बिल्कुल ठीक बात है। all pervasive का मतलब क्या होता है? हर जगह अप्लाई होता है, यूनिवर्सल टाइप ऑफ। Staffing is one time activity completed once vacancies are filled. No, चलती रहती है वैकेंसी, हमेशा ऑर्गेनाइजेशन में रहती है ना। कोई टाइम होता है जब वैकेंसीज नहीं होती हैं, तो इट कीप्स ऑन गोइंग ऑन। स्टाफिंग इज अ डिस्टिंक्ट मैनेजरियल फंक्शन, नॉट मेयरली अ पार्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। हाँ, तो बिल्कुल अलग मैनेजरियल फंक्शन है, थर्ड फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट जो है वो हमारा स्टाफिंग
है। क्रिएटिंग अ सेपरेट पर्सनल डिपार्टमेंट एब्जॉल्व्स लीनियर मैनेजर ऑफ स्टाफिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी, नो, ये आपका लाइन मैनेजर्स ऑफ स्टाफिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी, आपका गलत स्टेटमेंट दिया हुआ है। तो फर्स्ट एंड थर्ड करेक्ट है, यानी मेरा ऑप्शन ए जो है वो राइट आंसर होगा। ठीक है ना। सो आज के सेशन से रिलेटेड डाउट्स क्वेरीज आप कमेंट बॉक्स में लिखकर मुझसे पूछ सकते हैं। एंड फॉर एनी अदर काइंड ऑफ डाउट्स एंड क्वेरीज यू कैन कॉल अस ऑन 8146207241 और email us on hello@edutab.co.in. वी आर वेरी हैप्पी टू हेल्प यू। इसी तरीके से आप लोग पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। हम मिलते हैं अगले लेक्चर में। टिल देन टेक केयर।